Good evening to one and all present here. Welcome you to all my today's workshop 21st century skill 21वीं सदी के कौशल. This topic is very important for all of us because in this era, in this generation, we all are able to see that how fast time is moving forward, and according to time we have to change ourselves. जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है और इस 21वीं सदी में हम अपने आप को किस प्रकार से अपने आप को तैयार करेंगे, हम बच्चों में 21वीं सदी के कौशल को किस प्रकार विकसित करेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आई वुड लाइक टू शो अ स्मॉल वीडियो क्लिप, सो लेट्स हैव अ लुक. थैंक यू सर. जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो 21st सेंचुरी स्किल्स को फोकस करते हैं, जैसे कि लर्न समथिंग न्यू. फर्स्ट हमने वीडियो में फर्स्ट यहाँ से स्टार्टिंग जब हुआ तो हमने देखा कि वीडियो में किस तरह से 21st सेंचुरी स्किल्स के जो भी स्किल्स है उसे किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है. समथिंग लर्निंग कैन बी टीचिंग, लेट्स अपडेट आवर टीचिंग. जैसे कोई भी हम लोग विषय अगर पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल पूरी तरह से बोर नहीं फील हो, और किस तरह से हम इस टीचिंग अपने टीचिंग स्टाइल्स को 21st सेंचुरी में किस तरह से अपने आप को परिवर्तित करेंगे और अपग्रेड करेंगे. तो इसके बाद हम एक पीपीटी शो करने वाले हैं, जिस पीपीटी के द्वारा हम लोग एक एक स्किल्स को समझेंगे कि 21st सेंचुरी स्किल्स में हम लोग किस तरह से अपने स्टडी को, अपने टीचिंग मेथड्स को, टीचिंग स्ट्रैटेजी को किस तरह से डेवलप करने का प्रयास करेंगे, और हम बच्चों में किस प्रकार से 21वीं सदी के कौशल को देख सकते हैं. Twenty-first century skills are the skills that are required by an individual for his or her holistic development so that they can contribute to the progress and development of his society. स्किल कौशल क्या है, इसका एक ही अभिप्राय है कि हम सभी मनुष्य हैं. जैसा कि आप सभी को पता है कि अरस्तु ने कहा, एरिस्टोटल ने, कि मैन इज अ सोशल एनिमल. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. हमारी सबसे बड़ी पहचान है हमारे फिंगर्स, यानी कि हमारी उंगली. स्किल्स हैंड के द्वारा ही हम सभी प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर उंगलियां ही ना हो तो हम क्या कोई कार्य कर पाएंगे? नहीं. कौशल के लिए उंगलियां होना ही अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है. सोचे तो नहीं, अगर हमारे पास उंगलियां ना हो तो क्या हम अपना कौशल प्रदर्शित कर सकते हैं?
शर्ट की बटन लगा सकते हैं, सिलाई बुनाई और कोई भी कार्य कर सकते हैं, टाइपराइटर चला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने हम सभी को उंगलियां को क्षमता इसलिए दिया है जिसे मनुष्य अपने कौशल को प्रदर्शित कर सकता है। 21st सेंचुरी स्किल में कौशल का होना बहुत जरूरी है। और वो क्यों है? इट इज अ ब्रॉड सेट ऑफ नॉलेज स्किल्स। इट इज अ ब्रॉड सेट ऑफ नॉलेज स्किल्स। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। It is a broad set of knowledge, skills, work habits, and character traits that are believed to be critical, important to success in today's world. यदि इस दुनिया में आपको सफल होना है तो आपको क्या क्या आनी चाहिए? स्किल्स आनी चाहिए और आपका जो नैतिक अधिकार है उसे परिपूर्ण करने आना चाहिए, तभी जाके आप क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस मिशन में जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम सभी देख रहे हैं और लोग चाह रहे हैं, यह ज्ञान कौशल काम करने की आदतों को और चरित्र लक्षणों का एक व्यापक समूह है जिसे आज की दुनिया में सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 21st century skills, empowering our students with these skills is another challenging task which the school is committed to accomplish. इन कौशलों के साथ अपने बच्चों को, अपने छात्रों को सशक्त बनाना ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे पूरा करने के लिए स्कूल प्रतिबद्ध है। It is required that all school stakeholders have a clear understanding of them, but also collectively collaborate toward attaining the 21st century skills in each learner. यह आवश्यक है कि सभी स्कूल हितधारकों को उनके स्पष्ट समझ हो, लेकिन साथ ही प्रत्येक विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से सहयोग की भावना होनी चाहिए। 21st सेंचुरी स्किल में एज ए टीचर हमारा यह एक चैलेंज है कि हमारे सामने स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनमें 21st सेंचुरी स्किल्स कैसे डेवलप करें, हम उनमें किस प्रकार से ऐसा क्या क्या कार्य करें जो कि हम अनजाने रूप में हम सभी ऐसा करते हैं। जो भी 21st सेंचुरी के स्किल्स है वो ऑलरेडी हम सीबीएसई के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार हम अपने पाठ्य पुस्तक के द्वारा, हम अपने एक्सरसाइज के द्वारा हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका मेथड्स क्या है, हमें वह समझने की यहाँ आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से 21st सेंचुरी स्किल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने टीचिंग करियर में और अपने स्टूडेंट्स के प्रति, और हम अपने आप को किस तरह अपग्रेड कर रहे हैं। 21st century skills refer to the skills that are required to enable an individual face the challenges of 21st century world that is globally active, digitally transforming. Next slide, please. 21st century skill refer to the skills that are required to enable an individual to face the challenges of 21st century world that is globally active, digitally transforming, collaboratively moving forward, creatively progressing, seeking commitment, human resources, and quick in adopting changes. जितने भी चेंजेस हम 21वीं सदी में आ रहे हैं, ग्लोबली एक्टिव रहना, डिजिटली ट्रांसफॉर्मिंग रखना, क्रिएटिवली नए तरीके से प्रोग्रेस करना, और ये सारी की सारी चीजें हमें फेस करनी होगी इस 21वीं सदी के शिक्षा के साथ में, जो हमारे ये जीवन का हिस्सा बनेगी, और हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ेंगे और हम एक 21st सेंचुरी वाले पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कहलाएंगे कि हाँ, यस वी आर द अचीवर्स। मैं स्वयं में इतना इंप्रूव कर लूंगा कि मुझे 21वीं सदी की जो भी स्किल्स है, मैं खुद भी शिक्षित हूं, दूसरे भी शिक्षित हो। यह कहने का तात्पर्य यह उन कौशलों से है जो किसी व्यक्ति को 21वीं सदी की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रखे। अब हमारे समक्ष, हम सभी के समक्ष ऐसे प्रश्न आते हैं इस प्रकार से कि हम क्या क्या चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए हमें विद्यार्थियों को सक्षम बनाना है जो विश्व स्तर पर सक्रिय हो, डिजिटल रूप से परिवर्तनशील हो,
सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़ने, रचनात्मक रूप से प्रगति करने, सक्षम मानव संसाधन की तलाश करने और परिवर्तनों को अपनाने में हमेशा त्वरित हो, हमेशा उसके लिए वो तत्पर हो। हम सभी को ये सब स्किल्स को विद्यार्थियों में डेवलप करना है। हम यहाँ यह सब अवधारणा से अवगत हो रहे हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स का कंसेप्ट क्या है, हम उसे किस प्रकार से समझेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि 21st सेंचुरी स्किल्स का जरूरत क्या है। व्हाई डू वी नीड 21st सेंचुरी स्किल? क्यों सीखनी है हमें 21st सेंचुरी स्किल? हमारा काम तो चल रहा है, पढ़ तो रहे हैं, पास तो हो रहे हैं, फिर क्या जरूरतें हैं हमें? क्यों सीखनी हमें 21st सेंचुरी स्किल? हमें इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सीबीएसई ने जितना अपना पाठ्यक्रम डाला है उसमें लर्निंग आउटकम्स एक शब्द डाल दी है कि आप ये कोर्स कर रहे हैं तो इस कोर्स को, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये चीजें आनी चाहिए। आप अगर क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, अगर क्लास 6 में आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको व्याकरण के अनुसार आपको क्या क्या टॉपिक, क्या क्या विषयों का क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए, आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। क्लास के अनुसार आपको क्या ज्ञान आपको होनी चाहिए, कितना बेसिक्स आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे की कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। वही लर्निंग आउटकम्स है। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इनेबल टुडेज स्टूडेंट टू बी गुड सिटीजन एंड रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग who is well aware of his potential and competence. The empowerment of children and adolescents to deal with the issues and concern related to their life. Important for children with special needs for developing their independence in their home, school and community environments. केवल हमें विद्यालय स्तर पर बच्चों को तैयार नहीं करना है, बल्कि वो अपने घर पर, अपने एनवायरमेंट में, अपने वातावरण में, लाइफ स्किल्स अपने जीवन में किस प्रकार से अपने आप को तैयार करेंगे। पढ़ने का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि बच्चा एक जॉब करेगा। पढ़ने का उद्देश्य यह है कि वो अपने जीवन में किस तरह से, किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा और किस तरह से अपने आप को एक संपूर्ण मानव विकास जिसे कहते हैं, हम संपूर्ण रूप से अपने आप को कैसे वो विकास कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट। आगे एडुकेशन के कुछ ग्लॉसरीज दिए जाएंगे। उनके अनुसार 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में क्यों होनी चाहिए। उनके अनुसार ATCS कहता है, ATCS categorized 21st century skills into 4 types: ways at thinking, ways of working, tools for working and living in the world. सोचने के लिए कार्य करना, कार्य करने के लिए सोचना, संसाधन, कार्य करने के टूल्स क्या क्या है, क्या क्या संसाधन है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, लिविंग इन द वर्ल्ड, कैसे आपको जीना है। यूनेस्को भी कहता है कि रिविजिटेड एंड डिवाइडेड ऑल अबव रिसर्च स्किल इनटू लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लीव। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ ग्लॉसरीज जो है वो क्या कहते हैं। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स को यहाँ हम 3 प्रकार से, 3 टाइप से हम लोग देख सकते हैं किस तरह से उन्हें कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स, तीनों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। 21st सेंचुरी स्किल्स कौन कौन सी है और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, कि हम बच्चों को इस तरीके से नई शिक्षा पद्धति के अनुसार इस तरह से हम डेवलप कराएं जिससे बच्चा स्किल्ड हो जाए और उसके हाथ में कौशल आ जाए। यह बात हम सभी को समझ लेनी चाहिए। आज हम लोग देखेंगे कि 21st सेंचुरी की स्किल्स कौन कौन सी है और सबसे पहले नोट कर लेंगे कि 3L सिस्टम, लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल एंड लाइफ स्किल, यह 3 स्किल के आधार पर पूरा का पूरा जो 21st सेंचुरी स्किल्स का जो कंसेप्ट है वो दिया गया है। लर्निंग स्किल्स मतलब होता है सीखने का कौशल, लिटरेसी स्किल्स का मतलब होता है पढ़ने लिखने का कौशल, और थर्ड है लाइफ स्किल्स का मतलब होता है जीवन शैली कैसी हो, जीवन जीने का कौशल।
इसके बाद क्या है, लर्निंग स्किल में 4 सिस्टम यानी 4S चलता है। जैसे कि लिटरेसी स्किल में IMT सिस्टम चलता है और लाइफ स्किल में FLIPS फ्लिप सिस्टम चलता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक स्किल्स को ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से कौन से स्किल को डेवलप करते हैं और किस तरह से उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लर्निंग स्किल्स 3L system, skill required for the acquisition of new knowledge, literacy skills that help in creating and grading new knowledge through reading, media and digital resources, life skills required for successfully leading everyday life, जीवन जीने का कौशल, जीवन जीने का तरीका। नेक्स्ट स्लाइड। 21st सेंचुरी स्किल में लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल, लाइफ स्किल, तीनों के बारे में अब हम एक एक का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि सीखने का कौशल में हम किन किन चीजों को 4S सिस्टम जो होता है वो किस तरह से हम लेंगे सीखने के कौशल में। लर्निंग स्किल में 4CS सिस्टम क्या क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, गहन चिंतन एवं समस्या समाधान, क्रिएटिव इनोवेशंस, रचनात्मक एवं नवाचार, कोलैबोरेशन, सहचार्य स्थापित करना, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक का समझेंगे किस प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, गहन चिंतन एवं समस्या समाधान क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है गहन चिंतन। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ अलग करके, कुछ हट के, कुछ क्रिटिकल थिंक करके, यूनिकनेस। तो किस तरह से हम समझेंगे कि अब क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर हम कोई क्लास में कोई मजेदार कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं जिससे बच्चे, जैसे कि अगर हम कोई डिबेट करवा रहे हैं, डिबेट में बच्चों का जो ग्रुप्स है, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, कोई एक बच्चा उस टॉपिक को सपोर्ट करता है और कोई उसके अगेंस्ट में बोलता है। अगेंस्ट में बोलने के लिए भी बहुत सारा पॉइंट्स होना चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर। अगर कोई सही पॉइंट है, मुझे अगर अगेंस्ट द मोशन दिया गया है डिबेट में बोलने के लिए, हम अपने आप को उस प्रकार से तैयार करेंगे कि मुझे जीतना है, डिबेट मुझे जीतना है किसी तरह से बोलकर। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग वर्क करेगा बच्चे का कि वो बहुत ही सोचेंगे, उसे समझेंगे और ऐसा थिंक कर कर वो बहुत सारे पॉइंट्स को निकालेंगे कि बहुत ज्यादा थिंक करेंगे, क्रिटिकल थिंक करके समझेंगे कि क्या क्या हम बोलेंगे तो डिबेट मेरे पक्ष में हो और डिबेट हम जीत सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज जो हम लोग क्लास में भी करवाते हैं और बुक्स में भी दिया जाता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जैसे कि पजल्स, रिडल्स, गोलमोल, कोई भी ऐसा कोई एक्टिविटी हो, पजल्स वाला कोई एक्टिविटी हो जिसमें बच्चा थिंक करता है, बहुत सोचता है, उसके बाद उसको सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व करने का प्रयास करता है। क्रॉस क्वेश्चन आयर होता है, पूछो तो समझे, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आस्क योरसेल्फ है, मेड क्वेश्चन आयर है, खुद से क्वेश्चन बनाना, खुद से चैप्टर को पढ़ना। ये सब क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बताता है। यह सब सीबीएसई की अच्छी विधा है जो सभी सब्जेक्ट्स में हम लोग सभी एक्सरसाइज में यह सब लिखा देख सकते हैं अपने अपने टेक्स्ट बुक्स में। एनसीईआरटी भी यही कहती है कि बच्चों को लाइन बाय लाइन टॉपिक स्टडी करनी चाहिए, उसमें से ही उन्हें प्रश्न भी बनाना है। अगर हम बच्चों से डिबेट करवाते हैं तो बच्चा अगेंस्ट या सपोर्ट उस टॉपिक पर बोलने के लिए पहले थिंक करेगा, पहले सोचेगा, उसके बाद वो पॉइंट्स तैयार करेगा, जिससे कि उनका क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी देखने को और बढ़ने को मिलेगा। क्रिएटिव इनोवेशंस दूसरा है लर्निंग स्किल्स का 4CS में सेकंड सिस्टम, क्रिएटिव इनोवेशंस, रचनात्मकता एवं नवाचार। बच्चे रचनात्मक कैसे बनेंगे, क्रिएटिव कैसे उन्हें बनाया जाए। क्रिएटिविटी तब तक नहीं आ सकता है बच्चे में जब तक वो क्यूरियस नहीं होंगे, जब तक वो पूछने के लिए जिज्ञासु नहीं होंगे। जब बच्चा जिज्ञासु होगा तभी वो क्रिएटिव बनेगा। जब तक हमारे मन में प्रश्न की उत्पत्ति नहीं होगी, किसी भी टॉपिक को लेकर जानने की इच्छा ही नहीं होगी, तब तक हम क्रिएटिव नहीं बन सकते हैं। क्रिएटिविटी लाने के लिए बच्चे को सबसे पहले जिज्ञासु बनना पड़ेगा।
जब तक बच्चा जिज्ञासु नहीं होगा वह कुछ भी नहीं सीख सकता है। आपके मन में यदि यह बात नहीं आएगी कि अगर जैसे सपोज हमारे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन कैसे ऑपरेट करना है, मोबाइल फोन कैसे ऑपरेट होता है, कैसे व्हाट्सएप चलता है, कैसे जूम चलता है, जब तक प्रश्न हमारे मन में नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर प्रश्न नहीं जागेगा, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते, तब तक हम वो ट्राई नहीं करेंगे। हर चीज को सीखने की ललक, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सभी बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वो क्रिएटिव बन सकते हैं। रचनात्मकता एवं नवाचार कहने का तात्पर्य क्या है? क्रिएटिव इनोवेशंस किस तरह से हम बच्चे में ला सकते हैं, क्रिएटिव कैसे उन्हें हम बनाएंगे, कैसे वो इनोवेट करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ क्रिएटिव सोचेंगे। कोलाबोरेशन, सहचार्य, कोलाबोरेशन सहचार्य कैसे स्थापित करना है, अब यहाँ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ सडनली ट्रैफिक की तरह जल्दी जल्दी अगर हम बोलना यहाँ पर शुरू कर देते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ लोग बोर भी फील करने लगेंगे। लेकिन अगर हम एक्टिव रहेंगे, बोल्ड वॉइस, कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे और सुनने वाले भी अगर सुनेंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि हम कुछ आज सीख रहे हैं। कोलैबोरेशन का अर्थ क्या हुआ? एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग करना। अगर हम सोचे कि आज मैं कोलैबोरेशन की बात जैसे कर रहा हूं क्योंकि मैं लर्निंग स्किल्स पर बात कर रहा हूं, हम सभी अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स यहाँ पर आज इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। आज आप सभी हमें यहाँ पर सुन रहे हैं। स्कूल ने वर्कशॉप रखा है, सेशन रखा है, मुझे रिसोर्स पर्सन बनाया गया है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं अपने सेशन को, आप लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ सभी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की भावना से कोई कार्य संपन्न कर रहे हैं। और जब तक कोलैबोरेशन की भावना हम सभी के अंदर, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर नहीं होगा, सहचार्य, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना, तब तक हम किसी भी कार्य को सफल नहीं बना सकते हैं। मेरा ये सेशन, ये वर्कशॉप तभी सफल माना जाएगा जब सभी हम एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे, एक सीखेंगे, समझेंगे और इस कार्य को, तभी यह कार्य संपूर्ण रूप से सफल माना जाएगा। हमें अच्छा लग रहा है, आप सभी को भी अच्छा लग रहा है, तो इसे कहते हैं कोलैबोरेशन, सहचार्य। कि स्कूल ने वर्कशॉप सेशन रखा, मुझे रिसोर्स पर्सन बनाया गया, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सभी सुन रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम सभी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, सहचार्य स्थापित कर रहे हैं। अगला है लर्निंग स्किल्स का चौथा जो स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन। 4CS सिस्टम में कम्युनिकेशन का मतलब है संप्रेषण, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, हम किसी चीज को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि हम बोलने का तरीका, बोलने की शैली कम्युनिकेशन कहलाती है। किस प्रकार से आप बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बोलने के आपके हाव भाव क्या है, किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत तेजी से भी 21वीं सदी में हम देख सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ आजकल बातचीत तक सीमित नहीं रहकर ये ग्लोबली स्तर पर हम किस तरह से, क्या क्या, किस तरीके से और क्या क्या वे से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि हम लोग अभी के समय में 21वीं सदी में किस तरह से कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लर्निंग स्किल्स के बाद आता है लिटरेसी स्किल्स, जिसमें हम 3S सिस्टम IMT की बातें की गई थी। IMT क्या होता है? I से इंफॉर्मेशन लिटरेसी, M से मीडिया लिटरेसी, T से टेक्नोलॉजी लिटरेसी। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, साक्षर होना। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके ही साक्षर मनुष्य या इंसान नहीं बनता है, बल्कि और भी हर तरह से, हर तरफ से उसे साक्षर बनना है। मीडिया लिटरेसी भी उसमें होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी से भी हम सभी को तकनीकी साक्षरता भी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन लिटरेसी होनी चाहिए, सभी को जानकारी
हर किस तरफ कौन सी जानकारी क्या हो रही है, अभी की दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो बना है उसमें क्या क्या बताया गया है। मतलब कि हर प्रकार की जानकारी से आपको हमेशा अवगत रहना है। समय के अनुसार न्यूज पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं या समाचार पत्रिकाएं पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, रोजाना सोशल मीडिया हम लोग चलाते हैं जहां पर बहुत प्रकार की अलग अलग खबर अलग अलग तरफ से देखते हैं, हर सेक्टर का न्यूज, बिजनेस में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा चल रहा है अभी का, बाजार में सब्जियों के दाम कैसे हैं। मतलब कि हर तरफ से साक्षर होना है, समय के अनुसार चलना है, अकॉर्डिंग टू टाइम। हम लोग अपने आप को उसके अनुसार चलना है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए हमेशा। इंफॉर्मेशन लिटरेसी सभी को होनी चाहिए, मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए सभी में, सूचना साक्षरता होनी चाहिए, तकनीकी साक्षरता होनी चाहिए, मीडिया साक्षरता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस तरह से हम किस तरह से अपने आप को साक्षर बना रहे हैं, और अपने आप को हमें समय के अनुसार, जमाने के अनुसार जो भी अभी के दुनिया में हो रहा है, उन सभी चीजों से हम सभी का लेना देना होना चाहिए। हम सभी को पता होना चाहिए वो सब चीजें जो अभी दुनिया में हो रही है, इकोनॉमिक सिस्टम हो या पॉलिटिक्स हो या फिल्म्स हो, कोई जो जितने भी सेक्टर है, जो अभी सभी लोग जिससे अभी यूज्ड में है, जो सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी सोसाइटी में, समाज में। ये नहीं कि हम अगर घर में काम कर रहे हैं तो हम घर के एक, सपोज कोई अगर हाउस वाइफ है तो उसे किचन तक ही सीमित होना चाहिए, लिमिटेड है वो, कि सिर्फ किचन और हाउस होल्ड वर्क से मतलब है। बाहर की दुनिया में पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। एज ए टीचर यहाँ पर सिर्फ हमें नहीं सीखना है, 21st सेंचुरी स्किल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट और टीचर के लिए बना है, बल्कि एक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मनुष्य में ये सभी साक्षरता होनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को इसकी जानकारी होनी चाहिए। लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल के बाद अगला जो है लाइफ स्किल में फ्लिप्स FLIPS सिस्टम को देखा जाता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिबिलिटी है, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, प्रोडक्टिविटी, सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन। हम अपने जीवन में, लाइफ स्किल्स में, जीवन में कैसे हम, किस तरह से जीवन कौशल में हम आगे अपने आप को तत्पर करेंगे, कैसे हम सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टिबिलिटी का मतलब है लचीलापन एवं अनुकूलनशीलता, अपने आप को अनुकूल बनाना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन का मतलब पहल एवं आत्मदिशा, अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन करना, अपने आप को आत्मदिशा प्रदान करना। प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उत्पादकता एवं दायित्व बोध, किस तरह से अपने दायित्व को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा सकते हैं, ले सकते हैं। इसेंशियल लीडरशिप में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो ही आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप कोई अच्छा कार्य, बच्चा कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसे लोग, टीचर मोटिवेट करते हैं, उसे कहते हैं वाह वाह आपने बहुत अच्छा बोला, आज ये बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया क्लास में। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टिबिलिटी, जैसा सिचुएशन है वैसा हम सभी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन चीजों को। बच्चा अपने जीवन में पहल कैसे करेगा, उससे आत्मदिशा की प्राप्ति कैसे होगी। एज ए टीचर हमारा ये दायित्व है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह से बच्चे को दिशा प्रदान करें, उसे हम किस प्रकार से उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाई में, मेरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया बस, मुझे और कोई मतलब नहीं है। हम अपने पढ़ाई के साथ ही हम अपने पढ़ाई के साथ ही उन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो 21वीं सदी के कौशल में बताया गया है। पढ़ाने के साथ साथ ही हम उन कौशलों का विकास किस प्रकार से करेंगे, ये हम सोचेंगे, ये हम थिंक करेंगे। पहले ही मैंने बताया था क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो ये हम सोचेंगे, ये हम थिंक करेंगे कि हम सिर्फ अपने पढ़ाने के साथ साथ, अपने चैप्टर के साथ साथ किस तरह से हम इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो 21वीं सदी के कौशल में आता है, जो हम कर भी रहे हैं। इनफैक्ट क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें करवाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि ये 21वीं सदी के कौशल में ये लर्निंग स्किल में आ रहा है, तो ये लिटरेसी स्किल में आ रहा है।
आईसीटी स्कूल में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर सारे क्लासेस में पढ़ाया जाता है आईसीटी, जो अभी के दुनिया में 21वीं सदी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीटी का नॉलेज सभी को होना चाहिए। एक हिंदी के टीचर को भी होना चाहिए, एक संस्कृत के भी टीचर को होना चाहिए, एक मैथ्स के भी टीचर को होना चाहिए, एक साइंस के टीचर को भी होना चाहिए। अगर आज जूम ऑपरेट करने या एमसीबी क्लास एप्स ऐप जो है वो अगर ऑपरेट करने नहीं आएगा अगर हिंदी टीचर को या संस्कृत टीचर को, तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? जमाने के अनुसार, समय के अनुसार हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हमें थोड़ी बहुत भी इंग्लिश नहीं आती है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में और कैसे हम लोगों को टैकल करेंगे? हम सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर हमें 2 लाइन में इंग्लिश नहीं आता है समझ में ना बोलने, तो हम कैसे उस एनवायरनमेंट में अपने आप को हम चेंज करेंगे? कैसे हम एडॉप्टिबिलिटी कैसे अपने आप को लाएंगे? कैसे हम उस अनुकूलनशीलता अपने आप में कैसे हम लाएंगे? तो हमें उन सब चीजों को समझना पड़ेगा। 21वीं सदी के अंतर्गत हमें चलना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ा दिए, मुझे मुझे बस मेरे विषय का ज्ञान है, बहुत है। ऐसा नहीं है। हमें प्रत्येक विषय का बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सभी को होना चाहिए, किस कोई भी छोटी चीज को कंसेप्ट को लेकर। हिंदी टीचर को अगर थोड़ा सा मैथ नहीं आता है, छोटा सा सिंप्लीफाई भी आना चाहिए। अगर कभी भी बच्चा अगर पूछ देता है, कभी भी कोई स्टूडेंट अगर पूछता है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो बेसिक में आता है, तो उसका उत्तर हम सभी को देना चाहिए। तो इसीलिए हम सभी को 21वीं सदी के अंतर्गत अपने आप को परिवर्तन करना है। बच्चों में भी लाना है, हमें अपने आप में भी लाना है इन सब बातों को। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को कैसे हम उत्तरदायित्व, अपने आप को कैसे हम दायित्वशील मानेंगे। लीडरशिप कैसे हम बच्चे में प्रेजेंट करेंगे, बच्चे के अंदर कैसे हम लीडरशिप क्वालिटी हम डेवलप करेंगे, उसे हम कैसे आत्मदिशा की प्राप्ति कैसे करवाएंगे, बच्चों को पहल करने की कैसे क्षमता प्रदान करेंगे, उन्हें आत्मदिशा कैसे प्रदान करेंगे। प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्पादकता एवं दायित्व बोध। बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ लिए स्कूल फिर घर चले गए। बच्चों को ये कैसे आभास होगा, रियलाइज कब होगा उन्हें कि उनका क्या दायित्व बोध है, उन्हें क्या करना है एक्चुअली? स्कूल आके क्या सिर्फ पढ़ना है, लिखना है, घर जाना है? उनका दायित्व क्या क्या है? पेरेंट्स क्या सिर्फ उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं या सिर्फ सीखने के लिए? उनको और लाइफ में क्या सीखना है, उनमें स्किल्स डेवलप कैसे होगा? पढ़ाना और रटवाना बहुत इजी है कि रट लिया बस हो गया, रट लिया बच्चा, रट कर उसने आंसर दे दिया। बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बस इतना ही था कि वो बस होमवर्क कर लिया घर पे जाके, जो मैंने आज पढ़ाया वो क्लास में 1-2 आंसर दे दिया, रटा हुआ डेफिनेशन बोल दिया? क्या बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, उसका दायित्व बोध खत्म हो गया? नहीं। क्या टीचर का दायित्व बोध वहां खत्म हो गया कि उसने एक चैप्टर को खत्म कर दिया, नेक्स्ट अब आगे चैप्टर में बढ़े, आगे चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया, नेक्स्ट चैप्टर मैंने शुरू कर दिया? जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है उन सब चैप्टर्स में कोई भी अगर ऐसा स्किल्स है जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम करवा सकते हैं। और आज तो एनसीईआरटी के बुक्स में हर चैप्टर के लास्ट में हॉट्स क्वेश्चन होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस देने का मतलब क्या है? जब एनसीईआरटी इसका मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं? जब हम कोई कहानी पढ़े हैं, सपोज कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया, फिर ये हॉट्स क्वेश्चन देने का क्या अर्थ बनता है? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देने का मतलब क्या बनता है? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देने का मतलब क्या बनता है कि बच्चे में किस तरह से नैतिक विकास हो, वो खुद सोच कर लेगा, थिंक एंड आंसर। कभी भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक सा आंसर नहीं होता है। बच्चे बोलते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आंसर लिखवा दीजिए, मतलब कि उन्हें पता ही नहीं कि हॉट्स क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्यों दिया गया है टेक्स्ट बुक में, हॉट्स क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं बुक्स में, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं एक्चुअली। इसलिए वो कहते हैं टीचर को कि सर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, बस 5 ही क्वेश्चन लिखवाया था, नीचे वाला हॉट्स क्वेश्चन नहीं लिखवाया है। ये तुम लोगों के लिए जो पढ़ाया गया है चैप्टर, क्या समझे, अपने अनुसार लिखो, अपने अपने थिंकिंग से, अपनी पहल से, अपने तुमने क्या समझा, तुम्हारी क्या राय है इस विषय पर, है ना? इसलिए तो ये इसके लिए लिखवाया जाता है। ये बच्चों को पता ही नहीं है कि हॉट्स क्वेश्चन क्यों दिया गया है बुक में। उन्हें लगता है कि ये भी एक पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। बहुत बच्चे इसका आंसर भी ढूंढते हैं बुक, लेकिन उन्हें बुक में कहीं भी इसका उत्तर नहीं मिलता है, उसके आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉपर वे में कभी भी हॉट्स क्वेश्चन पूरी तरह से स्टोरी पे बेस्ड नहीं होता है, कोई कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
अगर हम कोई बायोग्राफी पढ़ा रहे हैं, हेलन केलर का कोई बायोग्राफी पढ़ाए हैं या कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर का बायोग्राफी पढ़ाए हैं, तो हॉट्स क्वेश्चन इस प्रकार के दिए जाते हैं ना। आजकल खेलों से ज्यादा बच्चे जो है सोशल मीडिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं, या बच्चे मैदान में खेलने से ज्यादा घर पे बैठकर वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप उत्तर दीजिए। तो क्या आंसर इसका कभी सेम हो सकता है सारे बच्चों का? नहीं हो सकता है। क्या सभी बच्चों का उत्तर एक मिलेगा? नहीं मिलेगा। सभी अपने अपने अनुसार लिखेंगे कि इसमें किसकी क्या राय है। तो ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर से रिलेटेड था। बायोग्राफी मैंने पढ़ाया था कोई स्पोर्ट्स प्लेयर का, तो ये उससे रिलेटेड तो नहीं हुआ। यहाँ पर ये हॉट्स क्वेश्चन है, ये थिंक करने के लिए दिया गया कि आप सोचिए कि बच्चे मैदान में नहीं खेलकर बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो किस तरह से हम 21वीं सदी के कौशल के अंतर्गत इन सब चीजों को देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में भी। एनसीईआरटी के जितने भी टेक्स्ट बुक हैं उसमें भी सभी में फॉलो किया जाता है। इन सभी चीजों को हम देखते हैं। जितने भी मैंने बताया था अभी, पजल्स वाला चीज या क्रॉस क्वेश्चन आयर, ये सब चीजें, ये सब एनसीईआरटी के बुक्स में रहता है। एक्सरसाइज में जब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां लिखा भी रहता है, कभी कभी ऊपर टॉपिक में लिखा भी रहता है कि ये जो नीचे करवाने के लिए दिया गया एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में, ये क्या है। थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लिखा रहता है वहां पे, क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह से लिखा रहता है एक्टिविटी में। तो इसका मतलब टेक्स्ट बुक भी कह रहा है हम सभी को यह सब करवाने के लिए बच्चों से, और उन सभी में ये सब चीजें डेवलप तभी होगी। ये नहीं कि सिर्फ हम अपना चैप्टर पढ़ाए और 5 क्वेश्चन आंसर सिर्फ करवाए चैप्टर से रिलेटेड, और उसके बाद वो चैप्टर क्लोज्ड, अगले दिन दूसरा चैप्टर। जब टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो कोई कारण से ही दिया गया है उसको करवाने के लिए। ठीक है, तो ये लाइफ स्किल्स में हम FLIPS सिस्टम्स को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से क्या इंप्लीमेंट हो रहा है। लाइफ स्किल्स में जीवन जीने के कौशल में हम किस तरह से इन सब चीजों को उतारते हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट स्लाइड।